था लोअर लिम्ब की फ्रंट ऑफ थाई में फेमोरल आर्टरी उसकी ब्रांचेस वगैरह की थी। आज करनी हमने फेमोरल वेन। फेमोरल वेन अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो आर्टरी होती है ना वो हमारे बे किस्म के हार्ट से नीचे एक्सटेंड कर रही होती है। हार्ट से नीचे इस तरह ऊपर से नीचे आती जाती है और उसकी ब्रांचेस वगैरह आर्टरी की निकलती जाती हैं जैसे भी होती है। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना होता है हार्ट से, तो वो इस तरह ऊपर से नीचे या जो हमारे सर की तरफ जाती हैं तो वो ब्लड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्रांचेस देके। और अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड जो होता है वो टिश्यूज में पैदा होता है। हाँ, अच्छा कैमरा ठीक एडजस्ट हो गया, सही नजर आ रहा है? यस जी सर। जी सही एक दफा देख सही। लो। अच्छा ठीक है। अब आर्टरी का बताया था कि मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट से लेकर टिश्यूज को सप्लाई करके इस तरह ऊपर से नीचे आती जाएगी, ब्रांचेस देती जाती जो कि मुख्य टिश्यूज को सप्लाई करती हैं। अब वेन का काम क्या होता है? वेन का काम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वो जाके ब्लड में मिक्स होती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला उससे लेके हार्ट की तरफ जाती है ना, और उसमें मुख्तलिफ ट्राइब्यूटोराइज डिफरेंट टिश्यूज उसके साथ मिलती जाती है, तो एक वेन बनती जाती है बड़ी जो कि हार्ट की तरफ जाएगी। इसका रूट ये नीचे की तरफ, इसका रूट ऊपर की तरफ वेन का। ये सिंपल कंसेप्ट है जी जो आपने पहले पढ़ा होगा। अब हम फेमोरल वेन कर रहे हैं। फेमोरल वेन जी कंटिन्यूएशन होती है। कंटिन्यूएशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंड कर रही होती है, ब्रांच नहीं होती है। कंटिन्यूएशन ऑफ पोप्लिटियल वेन। जो पोप्लिटियल वेन होती है ना, जिस तरह ऊपर से फेमोरल आर्टरी आती है ना, वो नीचे आके पोप्लिटियल आर्टरी बन जाती है, वैसे ही पोप्लिटियल वेन नीचे से ब्लड लेके ऊपर जा रही होती है और एडक्टर कैनाल में जाके एडक्टर कैनाल एडक्टर कैनाल में जाके जो पोप्लिटियल वेन होती है वो फेमोरल वेन बन जाती है। अब क्या है जी, फेमोरल वेन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पोप्लिटियल वेन। और ये कहाँ जाके फेमोरल वेन बनती है? पोप्लिटियल वेन एडक्टर कैनाल में जाके। दूसरा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इट लाइज medial to the femoral artery। ठीक है जी। ये भी लाजमी बात है कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो आर्टरी होती है मेजर कंसेप्ट में
वास्ट कंसेप्ट में हमेशा जो वेन होती है वो आर्टरी के मिडिली लाई कर रही होती है। तो अब क्या हो गया जी, कंटिन्यूएशन ऑफ पोप्लिटियल वेन एडक्टर कैनाल में जाके बनती है पोप्लिटियल वेन फेमरल वेन और इट लाइज मिडल टू द फेमरल आर्टरी। अब इसके ट्राइब्यूटरीज क्या हैं, इसमें कौन कौन सी जो वेन्स हैं वो आ रही होती है फेमरल वेन में, जो कि फेमरल वेन बेसिकली बना रही होती है। तो अलग अलग डिस्कस, वैसे वेन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये जो फेमरल क्लिनिकल इंपॉर्टेंट आता होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होती नहीं है। इसका एक क्लिनिकल है, वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, वो आता होता है, बाजू पूछ लेते हैं। फेमरल वेन में ट्राइब्यूटराइज क्या होती है, इसमें जी मेन तो होगी एक कुटेनियस वेन होती है, ग्रेट और लॉन्ग सेफनेस वेन, मैंने आपको करवाई थी। ग्रेट सेफनेस वेन ये जाके ओपन होती है फेमरल वेन में पहली। दूसरी जी जो डीप ब्रांचेस और फेमरल आर्टरी कंपेनिंग वेन, मतलब जो डीप ब्रांचेस ऑफ फेमरल आर्टरी के साथ वेन जा रही होती है, वो भी इसमें जाके फेमरल वेन में जाके ड्रेन हो रही होती है। कौन कौन सी होती है, जिस तरह डीप ब्रांचेस ऑफ फेमरल आर्टरी, आर्टरी के नेम्स है ना, उनके नेम्स भी सेम ही। क्या नेम है जी, पहली है जी प्रोफंडा फेमरस वेन, उसके बाद जी डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल वेन जी, और तीसरी है जी मस्कुलर ब्रांच। ये तीन वेन जो डीप, जैसे सेम नेम है इनके भी, जिस तरह डीप ब्रांचेस ऑफ फेमरल आर्टरी के नेम थे, सेम इन वेन्स के नेम। और तीसरी जी होती है जनाबे वाला, जो बाकी मीडियल एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स वेन। अब होना तो ये चाहिए था, यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाती है कि मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स वेन्स पहले तो जाती प्रोफंडा फेमरस वेन में, फिर जाके फेमरल वेन में जाती, क्योंकि हमने जो आर्टरी में पढ़ा था कि ये जो मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो प्रोफंडा फेमरस आर्टरी की ब्रांचेस है। ये याद है आप लोगों को कि मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ प्रोफंडा फेमरस आर्टरी। तो अब वेन्स का मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स वेन्स का भी यही हक बनता था कि प्रोफंडा फेमरस वेन में जाए, लेकिन यहाँ पे ये प्रोफंडा फेमरस वेन में नहीं जाती, बल्कि मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स वेन डायरेक्टली फेमरल वेन में जाके ड्रेन होती है। ये आप थोड़ा याद रखना, भूल जाते हैं स्टूडेंट्स को ना, मिक्स कर जाते हैं बाज़ औक़ात ना, कि आप आपसे ये जिस तरह पूछा प्रोफंडा फेमरस आर्ट मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ, आप क्या देंगे प्रोफेंडा फेमरस आर्टरी। अब वो ये पूछे कि मीडियल लैटरल सर्कमफ्लेक्स वेन्स ड्रेन इन, तो आपने ये नहीं लिख देना कि प्रोफेंडा फेमरस वेन में ड्रेन हो रही है, बल्कि फेमरल वेन में ड्रेन हो रही है, ये जी। और उसके बाद जी इसका एक क्लिनिकल आता होता है, इम्पोर्टेंट है।
क्लिनिकल ये होती है कि इन्फेंट्स में ना, बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स का मतलब जस्ट आफ्टर बर्थ, तकरीबन 6 मंथ तक ना, जो बच्चे होते हैं उनके जो बाकी, हम जिस तरह अब भाई यंग है, हमारी तो वेन्स वगैरह काफी अपेयर होते हैं भाई, नॉर्मली नजर आ रही होती है, लेकिन बच्चों में वेन्स वगैरह नजर नहीं आ रही थी, तो वहां पे इन इन्फेंट्स आईवी इंफ्यूजन, इंट्रावेनस इंफ्यूजन, कोई भी हमने इंट्रावेनस फ्लूइड देना है, आर गिवन थ्रू फेमरल वेन। ये आपको याद रखना है कि बच्चों के अंदर इंट्रावेनस इंफ्यूजन किस तरह, कौन सी वेन के थ्रू दिया जाता है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है। आपसे एमसीक्यू यही दो पूछेगा कि मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स वेन ड्रेन इन प्रोफेंडा फेमरस वेन और फेमरल वेन। तो आपको याद होना चाहिए कि ये डायरेक्टली फेमरल वेन में ड्रेन हो रही थी। और दूसरा ये पूछ सकता है क्लिनिकल बना के कि बच्चों में जो इंट्रावेनस इंफ्यूजन है वो कौन सी वेन के थ्रू दिए जाते हैं, तो फेमरल वेन आपको याद होना चाहिए। अब जी फेमरल नर्व, फेमरल नर्व आपको पहले मैंने जब लंबर प्लेक्सिस ड्रा कराया था तो वहां पे आपको बताया था कि फेमरल नर्व डॉर्सल डिवीजन ऑफ लंबर टू, लंबर नंबर 3, नंबर 4 से बनती है। फेमरल नर्व किससे बनी होती है? डॉर्सल डिवीजन ऑफ नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पार्ट से बनी होती है। आपको शायद याद हो, आप अगर ये साथ डायग्राम बना सकते हैं तो बना दीजिएगा। यहाँ पे आप शेडेड एरिया कर दें या ग्रीन ब्लू कर दें, तो इधर आप डॉर्सल डिवीजन लिख, तो ये फेमरल वेन फेमरल नर्व बनी होती है। मैं ये आपको याद आने के लिए डायग्राम नहीं था कि आपको याद। उसके बाद जी आपने रिलेशन में देखा होगा, फेमरल शीथ में आपने इसका रिलेशन देखा था, फेमरल ट्राइंगल में। फेमरल शीथ में तो ये इन्वॉल्व ही नहीं थी ना, मैंने आपको बताया था कि इट लाइज आउटसाइड द फेमरल शीथ। फेमरल शीथ का ये कंटेंट नहीं है, लेकिन फेमरल ट्राइंगल का ये कंटेंट है। इसका कोर्स पढ़ते हैं जी। मीडियम वाइनल पॉइंट है, मीडियम वाइनल पॉइंट पे तो आर्टरी आ रही होती है ना, आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है? फेमरल आर्टरी। तो ये ऊपर आप फेमरल ट्राइंगल बना रहे हैं, फेमरल ग्रीनिश ग्रीनिश शेड कर रहे हैं, ये फेमरल ट्राइंगल है। ये फेमरल नर्व, फेमरल आर्टरी है। फेमरल आर्टरी के ये लेटरल आ रही होती है नर्व, आप इस तरह इसकी नर्व बना रहे हैं बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट।
अब आप कोर्स किस तरह बताएंगे कि फेमोरल नर्व इज द डिवीजन ऑफ डॉर्सल डिवीजन ऑफ नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 पार्ट. It enters the front of thigh just lateral to the femoral artery behind the inguinal ligament. ठीक है. ठीक है. It enters into the front of thigh just lateral to the femoral artery behind the inguinal ligament. First it enters the femoral triangle. Femoral triangle से अब यहाँ से femoral sheath शुरू होती है. ठीक है. ऐसे कर तो आप कहेंगे कि it lies outside the femoral sheath. अब क्या इन ये पॉइंट बन गया जी. ये है फेमोरल ट्रायंगल. आप ना अपने जहन में पॉइंट बनाया करें कि किस किस तरह जा रही है. पॉइंट पॉइंट वाइज अपने अंदर ना कंसेप्ट में मैप बनाया करें अपने दिमाग के अंदर. इनके कोर्सेज वगैरह के लिहाज से काफ़ी एमसीक्यूज बाजू का आ जाती है. आउटसाइड द फेमोरल शीथ. ठीक है. अब जी ये फेमोरल आर्टरी आ रही है नीचे. ये फेमोरल शीथ के अंदर इंटर हो गई है. इसने डीप ब्रांच दिया प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी. Profunda femoris artery divide via medial and lateral circumflex artery में ये medial side M और ये lateral side. ये medial branch medial circumflex femoral artery, ये lateral circumflex और ये ऊपर से ये जो नर्व आती है femoral nerve ये इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. अब मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके कोर्स में जो कि अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है वो ये है कि अब आपने देखा कि फेमोरल आर्टरी यहाँ पे आई है. उसने प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी दी है. प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी मीडियल और लेटरल ब्रांचेस में डिवाइड दी है. तो लेटरल ब्रांच है ना ये जो फेमोरल नर्व है ये इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हुए. तो जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन के दरमियान पड़ी होती है. यानी कि इनको डिमार्क कर रही होती है या डिवाइड कर रही होती है एक किस्म की. तो इसलिए इसका एमसीक्यू काफी अहम होता है कि कौन सी आर्टरी इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फेमोरल नर्व को डिवाइड करते हैं. लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी. अब दोबारा कोर्स गौर से सुन रहे आप. ये आपकी जी पोस्टीरियर डिवीजन फेमोरल नर्व की और ये इंटीरियर. अब कोर्स दोबारा सुन लीजिए फेमोरल नर्व का कि फेमोरल नर्व enters front of thigh just lateral to the femoral artery behind the inguinal ligament. इंगुइनल लिगामेंट के पीछे फेमोरल आर्टरी के लेटरल फ्रंट ऑफ थाई में इंटर होती है. पहले ये इंटर होगी फेमोरल ट्रायंगल में. फिर ये फेमोरल शीथ के लेटरल पड़ेगी लेकिन इसका कंटेंट नहीं होगी. आउटसाइड द फेमोरल शीथ आप लिखते हैं. फेमोरल शीथ के लेटरल. फिर जी क्या होता है कि आगे ये डिवाइड होते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में. और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन को डिवाइड कर रही होती है. दोबारा बता देता हूँ एक दफा दोबारा कोर्स गौर से सुन लें कि जो फेमोरल नर्व है वो फ्रंट ऑफ थाई में इंटर होती है जस्ट लेटरल टू द फेमोरल आर्टरी और इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से गुजर के आती है. पहले ये फेमोरल ट्रायंगल के अंदर, फिर ये आउटसाइड द फेमोरल शीथ और फिर ये इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होती है. और इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन के दरमियान लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी पड़ी होती है. ये आप लोगों का इस कोर्स में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है. ये आप लिख लें. अच्छा जी. ओके हो गया.
समझ आइए, बता दें सर यस सर। मैसेज पे। अच्छा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जे हम इसकी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। अब इसकी ब्रांचेस ब्रांचेस नर की कहाँ कहाँ जाती हैं? पहले तो आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि ब्रांचेस कहाँ 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 जाती हैं। तो सबसे पहले मस्कुलर ब्रांचेस मसल्स को जाएंगी, तो मस्कुलर ब्रांचेस पहला है। दूसरा हो गया जी कुटेनियस ब्रांचेस हो सकती हैं जो कि स्किन को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है। तीसरा जी ये वेसल को सप्लाई कर रही होती है। और चौथा जी आपका हो सकता है कि वो जॉइंट्स को सप्लाई कर। अब एक कंपार्टमेंट में पड़ी हुई ये चार चीज होती है मेनली ना। मसल्स पड़े होते हैं, स्किन पड़ी होती है, वेसल्स पड़ी होती है और जॉइंट्स पड़ी होती है। तो जो भी नर्व होगी उसकी एटलीस्ट ये चार ब्रांचेस लाजमी होंगी। ठीक है, ये चार ब्रांचेस जाके इन चार स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो फेमोरल नर्व होती है ना, उसकी दो डिवीजन होती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। जो इंटीरियर डिवीजन है वो सप्लाई करेगी जी सार्टोरियस को। सार्टोरियस सबसे जो सुपरफिशियल नजर आने वाला मसल होता है ना इसका, फ्रंट ऑफ थाई का, ये सार्टोरियस है। तो इसलिए क्योंकि इंटीरियर डिवीजन है और सार्टोरियस बड़ा भी इंटीरियर साइड पे है, तो सार्टोरियस को सप्लाई करिए। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है जी, बाकी जितने मसल है फ्रंट ऑफ थाई के जो हम करेंगे बाद में, उन सबको सप्लाई कर रही होती है। आप सिर्फ ये यहाँ पे पॉइंट रखें कि इंटीरियर डिवीजन सिर्फ सार्टोरियस को सप्लाई कर रही होती है, पोस्टीरियर डिवीजन बाकी जितने भी मसल्स हैं फ्रंट ऑफ थाई को उन्हें सप्लाई कर रही होती है। अब मैंने आपको पहले तीनों ब्रांचेस कुटेनियस बताई हुई, आज दोबारा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। फेमोरल नर्व की तीन कुटेनियस ब्रांचेस होती हैं। इंटरमीडिएट, जो कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लंबर प्लेक्स नहीं बल्कि फेमोरल नर्व की ब्रांच। इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व, जो कि इंटरमीडिएट एरिया को मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था कि जो इंटरमीडिएट एरिया ऑफ थाई को सप्लाई कर रही होती है। इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व और सैफनेस नर्व। अब ये एमसीक्यू के हवाले से पूछ सकता है कि इंटरमीडिएट, मीडियल या सैफनेस कुटेनियस नर्व, इनमें से कोई भी नर्व उठा के एमसीक्यूज में दे के पूछ सकता है ये लंबर प्लेक्सिस की ब्रांचेज हैं या ऑब्टूरेटर नर्व की ब्रांचेज हैं या फेमोरल नर्व की ब्रांचेज है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वेस्कुलर ब्रांच, इंटीरियर कंपार्टमेंट में मेन फेमोरल आर्टरी पड़ी है, तो फेमोरल आर्टरी की वेस्कुलर ब्रांच देगा। ठीक है जी, ये इसकी वेस्कुलर ब्रांच हो गई। अब जॉइंट, अब इंटीरियर कंपार्ट, एक मिनट
अब ठीक नजर आ रहा है? तो अब जॉइंट्स की तरफ आते हैं जी। इंटीरियर कंपार्टमेंट में फ्रंट ऑफ थाई में हमारे जॉइंट्स कौन कौन से पड़े होते हैं? हिप जॉइंट पड़ा होता है और नी जॉइंट पड़ा होता है। तो सिंपल आपको ये याद होना चाहिए कि फेमोरल नर्व हिप जॉइंट और नी जॉइंट सप्लाई कर देती है। बस ये फेमोरल नर्व के रिलेटेड है, इसके ब्रांचेस के रिलेटेड। अच्छा, एक और चीज याद रखनी, इसका एक क्लिनिकल है कि एक नर्व है जो कि हमारे ग्रोइन ग्रोइन आप समझते हैं, ये जो हमारी डिमार्केशन लाइन है एब्डोमेन और लेग के दरमियान, उसे ग्रोइन कहते हैं। जो फेमोरल नर्व है वो ग्रोइन के एरिया में इंटेंगल हो जाती है, फंस जाती है बिहाइंड द इंगुइनल लिगामेंट। जो फेमोरल नर्व है वो ग्रोइन के एरिया में दोबारा ये जो इंगुइनल लिगामेंट वाला एरिया, इसे ग्रोइन का एरिया कहते हैं। फेमोरल नर्व है ग्रोइन के एरिया में इंटेंगल मतलब फंस जाती है बिहाइंड द इंगुइनल लिगामेंट। ठीक है, तो क्या होता है इससे? इससे जो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, हमारी सेंसेस किस से आ रही होती हैं? स्किन से आ रही होती है। ठीक है, तो मतलब कुटेनियस नर्व्स हमारी डिस्टर्ब हुई है, तो फेमोरल नर्व की कुटेनियस नर्व कौन सी होती है? इंटरमीडिएट जो कि इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ थाई को सप्लाई कर रही होती है। मीडियल कुटेनियस नर्व मीडियल पार्ट को, और सेफनेस नर्व मीडियल साइड ऑफ लेग को। तो ये तीनों कुटेनियस सेंसेशन लॉस्ट हो जाती हैं जो कि फेमोरल नर्व की ब्रांचेस से सप्लाई हो रही है। समझ आइए कि जो जब फेमोरल नर्व इंटेंगल होती है बिहाइंड द इंगुइनल लिगामेंट इन द ग्रोइन एरिया, तो उससे इसकी ये जो कुटेनियस ब्रांचेस है इंटरमीडिएट, मीडियल और सेफनेस नर्व, ये इनकी सेंसेशन चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ थाई, मीडियल पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ थाई और मीडियल साइड ऑफ लेग की सेंसेशन लॉस्ट हो जाती है। तो ये क्लिनिकल है, पूछ सकते हैं आपसे कि कौन कौन से पार्ट की सेंसेशन लॉस हो जाती है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि फेमोरल नर्व मेनली इंटेंगल किस जगह पे एकदम का फंस जाती है या दबाव का शिकार हो जाती है जिससे लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है। जी, ये हो गया आपका फेमोरल नर्व। Excuse me, sir. आज हम करेंगे दूसरा, जो तीसरा टॉपिक हमारा होगा वो होगा एडक्टर कैनाल। इसके तीनों डिफरेंट नेम है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीन डिफरेंट नेम है क्यों। सब sartorial या हंटर्स कैनाल।
एडक्टर कैनाल इसलिए कहते हैं कि एडक्टर कंपार्टमेंट में पड़ी होती है। सब sartorial इसलिए कहते हैं कि इसके सामने sartorius मसल और sartorius मसल पड़ा होता है बस। और हंटर्स कैनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली दफा जो एक साइंटिस्ट था हंटर, उसने पोप्लिटियल आर्टरी की लाइगेशन के लिए इस एडक्टर कैनाल को अप्रोच किया था, जो कि पोप्लिटियल एनेरिज्म को ट्रीट करना था उसने। तो उसने एडक्टर कैनाल को अप्रोच करके पोप्लिटियल आर्टरी को अप्रोच किया पोप्लिटियल एनेरिज्म के ट्रीटमेंट के लिए। तो अब एडक्टर किस लिए कहते हैं कि एडक्टर कंपार्टमेंट में लाई करती है। और सब sartorial किस लिए कहते हैं कि बिहाइंड द sartorius मसल को फ्रंट या फ्रंट